विद्युत अपने दिव्य नाग नागेश के साथ वापस आचार्य थामा के पास जा रहा था। बीच रास्ते में नागेश ने विद्युत को इशारा किया और उस गुफा में लेकर गया जहां वो अपनी मां दिव्य नागिन के साथ रहता था। विद्युत ने जब उस गुफा के अंदर देखा तो हैरान रह गया। धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उस गुफा में चारों तरफ कंकाल रखे थे। हर कंकाल दूसरे से अलग था। किसी का आधा शरीर इंसान का था तो किसी का सिर ही इंसान का था और बाकी पूरा शरीर एक सांप का था। वहां पर ऐसे 10 से 15 कंकाल थे जो शायद नागेश के पूर्वजों के थे। लेकिन विद्युत की नजर सामने की सबसे बड़ी चेयर पर पड़ी जो कि पूरा का पूरा एक आदमी का कंकाल था, पर वो कंकाल आम इंसानी कंकाल से बड़ा था। विद्युत ने देखा कि उस कंकाल के एक हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें से रोशनी निकल रही थी। विद्युत ने देखा वो सांप जिस स्थान पर था वो खाली जगह थी और वहां पर कुछ नहीं था। तभी विद्युत ने नोटिस किया कि वो सांप हर कंकाल के पास हाथ में रखे बॉक्स को अपने शरीर से खींचकर निकाल रहा है, जिसे निकालने में उसे दिक्कत हो रही थी। फिर भी एक एक करके उस नन्हे दिव्य सांप ने सारे बॉक्स विद्युत की तरफ बढ़ाए और विद्युत ने उन्हें अपने पास जमा कर लिया। जब नागेश वो आखिरी बॉक्स उस इंसानी कंकाल से लेने के लिए जाने लगा तो विद्युत ने अपने पास रखे बॉक्स को खोला तो देखा कि उनके अंदर खून की बोतल थी। विद्युत ने सोचा जरूर बाकी बॉक्स में कुछ और होगा, लेकिन उसने देखा कि सभी बॉक्स खून की बोतलों से भरे थे। जब विद्युत ने यह देखा तो वो नाराज हो गया और समझ गया कि उसका पहले वाला फैसला सही था। यह सांप मतलबी और चालाक है और हमेशा अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगा रहता है। जब वो सांप लौटकर आया तो उसने आखिरी बॉक्स भी विद्युत की तरफ बढ़ा दिया। विद्युत नाराज था, पर उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं होने दी और उस बॉक्स को पकड़कर बाकी बॉक्सेस के साथ रख दिया। जब उस सांप ने देखा कि विद्युत ने आखिरी बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया तो उसने उस आखिरी बॉक्स को विद्युत की तरफ अपनी पूंछ से सरकाया। विद्युत ने जब देखा तो उसने सोचा शायद इस बॉक्स में कुछ उसके लिए खास हो, और यह सोचते हुए उसने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक कागज था। जब विद्युत ने उस कागज को देखा तो उसने उसे पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था 114 नागा बिंदु चक्र। इंसानों की भांति सांप अपने चक्रों को जागृत नहीं कर सकते, इसलिए हर सांप इंसान बनना चाहता है जिससे वो अपने चक्र को जागृत कर सके। अब तक धरती पर एक ही सांप ने ऐसा किया था जो शक्ति के ऐसे मुकाम को हासिल कर पाया था। उसने ब्रह्म सांप की रैंक को हासिल कर पंचमूल तत्वों की शक्ति को हासिल किया और अपने लिए शरीर का निर्माण किया। इस तकनीक के माध्यम से एक सांप अपने सभी 114 शक्ति बिंदुओं को जागृत कर सकता है, जिसके बाद उसकी शक्ति उतनी हो जाती है जितनी 7 चक्रधारी एक इंसान की शक्ति होती है। अगर कोई इंसान अपने 7 चक्रों के साथ अपने शक्ति बिंदु को जागृत कर ले तो उसकी शक्ति आम स्तर के योद्धाओं से ज्यादा हो जाएगी। वो पहले स्तर पर होते हुए भी दूसरे स्तर के योद्धा से मुकाबला कर सकता है, भले ही उसके पास कोई खास तकनीक ना हो। इसके अलावा उस पर दूसरे स्तर के सांप के किसी जहरीले हमले का असर नहीं होगा। साथ ही साथ वो सांपों से इन बिंदु चक्रों की शक्ति के माध्यम से बात कर सकता है। इन बिंदु चक्रों को जागृत करने के लिए उसे अपनी अंदरूनी ऊर्जा को उन बिंदु से गुजारना होगा जो इस कागज में दर्शाए गए हैं। ये बिंदु चक्र उसकी शक्ति के चक्रों के आसपास होते हैं। इन्हीं के जरिए शक्ति का प्रवाह शरीर में होता है। एक आम आदमी अपनी जिंदगी में सिर्फ 28 बिंदुओं को जागृत कर पाता है और 7 चक्रों को जागृत करने वाला इंसान अपने सिर्फ 40 बिंदु चक्रों को ही जागृत कर सकता है। सबसे जरूरी, इस तकनीक को बनाने वाले ब्रह्मनाग ने इस तकनीक के 2 हिस्से बनाए थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई गलत इंसान इस तकनीक को हासिल न कर ले। इसलिए उसने सिर्फ 114 शक्ति बिंदुओं को जागृत करने का तरीका लिखा है। जब विद्युत ने यह पढ़ा तो वो बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने बिंदु चक्रों को जागृत करने के लिए ध्यान लगाने लगा। उस कागज की तकनीक का सारा ज्ञान उसके दिमाग में भर चुका था और एक एक करके उसे अपने शरीर के सभी 114 शक्ति बिंदु नजर आ रहे थे। ध्यान लगाते ही विद्युत जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे गृह नक्षत्र घूम रहे थे। वो चमकते हुए रंगीन तारे विद्युत को एक नई ऊर्जा का एहसास करवा रहे थे।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फूल से भी हल्का हो गया हो और वो भी उन गृह नक्षत्रों की तरह ब्रह्मांड में घूम रहा हो। उसके शक्ति बिंदु ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। विद्युत ने अब तक अपने 40 शक्ति बिंदु जागृत कर लिए और उसके बाद के लिए उसकी शक्तियां काफी नहीं थी, क्योंकि विद्युत ने अब तक एक ही स्तर पार किया था, इसलिए उसकी शक्तियां भी सीमित थी। जब विद्युत ने अपनी आंखें खोली तो सांप ने उसे घूर कर देखा। उस छोटे सांप की आंखों में चमक थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, विद्युत भाई क्या तुम ठीक हो? उस आवाज को सुनकर विद्युत चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां विद्युत और दिव्य नागेश के अलावा और कोई भी नहीं था। हैरान होकर विद्युत ने नागेश की तरफ देखा तो उसे समझ में आया कि ये आवाज उस छोटे सांप की थी जो अपनी चमकती आंखों से विद्युत की ओर देख रहा था। विद्युत को जैसे ही सारा माजरा समझ में आया कि अब वो सांप की भाषा सुन और समझ पा रहा है, तो वो हैरान हो गया और फिर खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। जब उस सांप ने देखा कि विद्युत बस हंस रहा है और उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो वो मन ही मन बोला, लो हो गया ये फिर शुरू। कभी तो एकदम से गुस्से में आ जाता है और कभी बेवजह ही हंसने लगता है। इसे समझाना बड़ा मुश्किल है। पूरा कार्टून है ये लड़का भी। रुक जा बेटा, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे, अभी मजा चखाता हूं तुझे। इतना सोचते ही नागेश ने उस पर अपने जहर का हमला कर दिया और मन ही मन हंसने लगा। विद्युत ने देखा एक ग्रे कलर का छोटा कोहरा उसी की ओर आ रहा है, तो उसके होश उड़ गए। वो घबरा गया और अपने हाथ हवा में मारने लगा। विद्युत का ऐसा हाल देखकर नागेश की हंसी छूट गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे हंसते देख विद्युत चिढ़ गया और घूरकर नागेश को देखने लगा, लेकिन अगले ही पल विद्युत हैरान हो गया क्योंकि जहर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह समझ में आते ही वो और भी ज्यादा खुश हो गया और समझ गया कि यह सिर्फ नागेश की एक शरारत थी। अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी। इतना कहते हुए विद्युत मुस्कुराने लगा और उसने अपने एक हाथ से सांप को उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया और संजीदा होते हुए कहा, छोटे भाई शुक्रिया। मैं तुम्हारी आवाज सुन और समझ सकता हूं और मैंने अपने 40 शक्ति बिंदु जागृत कर लिए हैं। यह तकनीकी ज्ञान कमाल का है। तुम मेरे सबसे ज्यादा अजीज हो। चलो अब हमें शीघ्र ही पहाड़ी के ऊपर जाना चाहिए। आचार्य हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। इस पर उस सांप ने कुछ नहीं कहा और हामी में सिर हिला दिया। उसकी हामी सुनते ही विद्युत पीछे मुड़ा और उस गुफा की दीवार के छेद को बंद करने के लिए आगे बढ़ा। तो उस छोटे सांप ने उदास होते हुए कहा, नहीं, रुक जाओ। मेरी मां का शरीर भी मुझे यहां रखना है। ये मेरे पूर्वजों का समाधि स्थल है। मेरी मां इसी की रक्षा के लिए यहां आई थी। नागेश को उदास देखकर विद्युत का मन भी भारी हो गया और वो उसे समझाते हुए बोला, ठीक है दोस्त, मैं समझ सकता हूं। तुम उदास मत हो। अपने पिता की खोज के साथ ही जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो उस फायर ड्रैगन से तुम्हारी मां का हिसाब भी करूंगा। विद्युत की यह बात सुनकर नागेश का मन हल्का हो गया और उसको ये जानकर खुशी हुई कि उसका दोस्त उसकी फिक्र कर रहा है। खुद को संभालते हुए नागेश ने कहा, अब इन बोतलों को अपने पास रख लो। यह मेरे पूर्वजों का खून है जिससे मैं भी अपनी शक्तियां बढ़ाऊंगा और फिर उस ड्रैगन से बदला लूंगा। जब विद्युत ने यह सुना तो उसने सांप के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम परेशान मत हो, इस काम में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस सर्प नागिन के कंकाल को, जो कि मांस न होने के कारण खाली होकर हल्का हो गया था, उसे उठाकर सम्मान पूर्वक उस इंसानी कंकाल के पास खाली जगह पर रख दिया। इसके बाद विद्युत पत्थरों से गुफा का छेद बंद करने लगा। इस दौरान वो सांप लगातार अपने माता पिता की ओर देख रहा था। उसकी छोटी छोटी सी आंखों से एक आंसू की बूंद जमीन पर गिरी और मोती बन गई। विद्युत ने दीवार का छेद पूरी तरह से बंद कर दिया। जब वो दोनों गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने ध्यान दिया रात खत्म होने वाली है और इन सब कामों में रात का आखिरी पहर भी खत्म होने वाला था। इसलिए उन्होंने ज्यादा देर न करते हुए तेजी से पहाड़ी के ऊपर जाना शुरू कर दिया।
विद्युत ने महसूस किया कि उसकी रफ्तार और शक्ति की क्षमता पहले से दुगनी हो गई है और वो अब काफी तेजी के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ पा रहा है। लगभग 30 मिनट के समय में विद्युत पहाड़ी के पास पहुंचा। जब विद्युत पहाड़ी पर पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। उसने गुफा के अंदर जाकर देखा पर वहां पर भी कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया और बाहर जाकर पत्थर पर बैठ गया। तभी नागेश ने चौकन्ना होते हुए कहा, वो दोनों इधर ही आ रहे हैं। जब विद्युत ने यह सुना तो हैरानी से पूछा, कौन आ रहे हैं? इस पर वो सांप बोला, आचार्य और वो लेजेंड टाइगर। लेकिन विद्युत भाई, ध्यान रहे, गुफा का राज किसी को भी ना पता चले, तुम्हारे आचार्य को भी नहीं। ये कहकर वो विद्युत की कलाई से लिपटकर उसकी अंगूठी चाटने लगा। विद्युत ने गंभीर होते हुए हामी में सिर हिलाया और अपनी अंगूठी से गुफा में मिली बोतल से एक बोतल खून की उस सांप को दे दी। सांप ने अपनी लालची निगाह से उस खून से भरी बोतल को देखा और उसका ढक्कन खुलते ही खून पीने लगा। इसी दौरान एक बूढ़े की तेज आवाज वहां गूंजी, विद्युत, कहां थे रात भर? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास भी है कि नहीं? विद्युत जानता था कि वो रात की कोई बात जो गुफा के बारे में थी उन्हें नहीं बता सकता था। इसलिए वो हड़बड़ाते हुए बोला, आचार्य, वो मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी आचार्य के साथ खड़ा टाइगर भड़क गया। उसे अपने कदमों पर बिजली की तरंगें महसूस हो रही थी। उसे लगा कि विद्युत अपनी बिजली की शक्तियां दिखा रहा है, इसलिए उसने एक जोर की दहाड़ मारी। हालांकि आमतौर पर उस टाइगर की दहाड़ से विद्युत के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो उसकी शक्ति से कुछ कदम पीछे हो जाता था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देख टाइगर और भड़क गया और बोला, पिद्दी सा लड़का मुझे अपनी शक्ति दिखा रहा है। मैं तुम्हारे आचार्य से कम ताकतवर नहीं हूं। इस दौरान आचार्य थामा विद्युत और उस सांप को ही देख रहे थे। उधर सांप ने वो खून की बोतल से आखिरी बूंद भी खत्म कर दी थी। इसके बाद वो अपने मुंह को चाट रहा था। तभी वो टाइगर को राया, टाइगर का खूनी पंजा, और उसने विद्युत की ओर अपने पंजे से हमला किया। असल में यह हमला इतना ताकतवर नहीं था और आचार्य थामा को विद्युत की शारीरिक रचना में बदलाव होते नजर आ रहे थे। उसके शरीर से ऊर्जा का बहाव तेज हो गया था, जिसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो सोच रहे थे शायद विद्युत टाइगर के डर से उन्हें सारी बात बता देगा। लेकिन जब आचार्य ने देखा कि विद्युत कुछ नहीं बोल रहा, तो आचार्य उस हमले को रोकने ही वाले थे कि तभी वो छोटा सांप अपनी पूंछ की सहायता से उछला और उसने अपनी पूंछ से टाइगर के हमले पर वार किया। दोनों हमले हालांकि ज्यादा ताकतवर नहीं थे और पहले स्तर के थे, इसलिए आचार्य ने फिक्र नहीं की और तभी एक छोटा सा धमाका हुआ, जिससे शेर को तो कुछ नहीं हुआ पर वो छोटा सांप लुढ़कता हुआ पीछे हो गया। इस वक्त नागेश को देखते ही आचार्य की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा क्या देखा आचार्य थामा ने दिव्य नाग नागेश में? क्या आचार्य थामा जान जाएंगे कि विद्युत उनसे कोई सच छुपा रहा है? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।